हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के सेशन का जो टॉपिक है दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जहां पे हम पैराजम्बल्स वाले टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक्साइटेड एवरीवन? हाउ इज द जोश? आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड। आई होप द जोश इज वेरी हाई। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले पैराजम्बल से। और सबसे पहले आप सभी को 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आराम आराम से पढ़ो सेंटेंसेस, कोशिश करो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा अरेंज करने की, और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आपके 3 मिनट शुरू होते हैं अब, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए डिस्कस करते हैं इस पैराजम्बल को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी हम कोई पैराजम्बल कर रहे होते हैं? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। द सन हैज अनलीस्ड, सन ने सबसे ज्यादा पावरफुल आउटबर्स्ट ऑफ द ईयर,
साल का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक किया है। साइंटिस्ट भी जो है बहुत ज्यादा ही मॉनिटरिंग मोड पे चले गए हैं। साइंटिस्ट बहुत ज्यादा ही अब चीजों को ध्यान से देख रहे हैं। साइंटिस्ट जो हैं चेक कर रहे हैं कि जो फ्लेयर्स थे, जो गर्मी आई थी, उसके साथ जो कोरोनल मास इजेक्शन मतलब सन की सरफेस से कुछ चीजें भी आई थी क्या बाहर। शुरुआत की जो एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि ज्यादातर सोलर मटेरियल, सन से जो मटेरियल बाहर आया था वो अर्थ तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक छोटा सा इंपैक्ट पड़ा February 5 के अराउंड, और इस बात को हम कैंसल आउट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। 2 February को बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स सन से आए, मतलब सन से बहुत सारी चीजें बाहर आई, जिसमें एक X8.3 फ्लेयर था जो कि आज तक का सबसे रिकॉर्डेड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इवेंट है इसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशंस खराब हो गए पैसिफिक में, और कौन सी चीज हाईलाइट हुई कि जो सोलर साइकिल चल रही है वो कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया है। हमने सबसे पहले सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया। अच्छा, ये जो एस है ये किसी चीज का इंफॉर्मेशन है, ये बताओ किसकी इंफॉर्मेशन है, या फिर किसी चीज का डेटा है। पहले मुझे बताओ एस जो है किस चीज की इंफॉर्मेशन है, किस चीज का डेटा है। आप ही लोग सॉल्व करवाओगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगी, आप ही लोग मुझे हेल्प करोगे सॉल्व करने में। क्या सभी को क्लियर है कि जो एस जो है वो पी का डेटा है, कि सन ने सबसे ज्यादा पावरफुल चीज करी है, और वो क्या है कि इतने सारे सोलर फ्लेयर्स सन से चीजें आई, इरप्ट हुई, तो पी में एक स्टेटमेंट दिया, एस में उसकी इंफॉर्मेशन दी। क्या सभी को पी और एस क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट पी और एस में? चलो अगली बात, अब एस के बाद बताओ क्या हुआ। ये इवेंट हुआ, तो इस इवेंट ने क्या किया, तो एस में जो हुआ उसका रिजल्ट क्या था। एस और टी का पेयर क्लियर है, यहां पे द इवेंट दे रखा है, तो कौन सा इवेंट, ये वाला जो इवेंट हुआ X8.3 क्लियर। क्या सभी को एस और टी का पेयर क्लियर है? इस इवेंट ने क्या किया, रेडियो कम्युनिकेशंस खराब कर दिए। चलो पी और एस का कॉम्बिनेशन है, एस और टी का कॉम्बिनेशन है। क्या सभी को पी एस टी क्लियर है? अभी मैं दोबारा भी समझाऊंगी, डोंट वरी। क्या वो आवाज इको कर रही है? जस्ट 1 सेकेंड बेटा, मैं देख लेती हूँ। अभी ठीक है, आवाज थोड़ी सी ज्यादा तेज हो गई, अभी ठीक है। चलो अगली चीज, क्यू और आर को पढ़ो। मुझे बताओ क्यू पहले आएगा या आर पहले आएगा। क्यू और आर को पढ़ो और मुझे बताओ क्यू पहले आएगा या आर पहले आएगा। साइंटिस्ट अब जांच कर रहे हैं कि इन फ्लेयर के साथ कुछ कोरोनल मास का इंजेक्शन भी हुआ था क्या, सन का की सरफेस होती है कोरोना, उसमें से भी कुछ बाहर आया था क्या। अर्ली एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि ज्यादातर सोलर मटेरियल अर्थ को मिस कर गया होगा, हालांकि एक इंपैक्ट तो हुआ था, उस चीज को हम कैंसिल नहीं कर सकते। पहले इवेलुएट करोगे फिर उसका रिजल्ट बताओगे। आप पहले जांच करोगे फिर बताओगे क्या हुआ, या पहले बताओगे क्या हुआ फिर जांच करोगे। बताओ क्यू आर करूं आर क्यू करूं? पहले जांच होगी फिर बताया जाएगा कि उस जांच से क्या पता चल रहा है। तो पहले इवैल्यूएशन होगा फिर उसका रिजल्ट आएगा। क्या सभी को क्यू और आर क्लियर है? पहले असेस होगा, असेस मीन्स इवैल्यूएशन, जांच, फिर आप बताओगे कि इस जांच से शुरुआत में क्या पता चला। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर रिजल्ट पता चलेगा। चलो अब पीएसटी कॉम्बिनेशन है, क्यू आर कॉम्बिनेशन है, पहले कौन सा लगाऊं, पीएसटी लगाऊं या क्यू आर लगाऊं। क्यू और आर तो जांच तो तब होगी ना जब मुद्दा बता दोगे, मुद्दा बताओगे तभी तो बोलोगे कि उसकी जांच हो रही है, तो मुद्दा तो पीएसटी में बताया गया था, मतलब पीएसटी पहले आएगा क्यू और आर बाद में। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस इज
P, S, T, Q एंड R। कोई दिक्कत? चलो एक बार दोबारा समझते हैं। अब कुछ बच्चों ने गलती क्या करी होगी इसमें, उन्होंने S को स्टार्टिंग स्टेटमेंट कर दिया हो। देखो बेटा, अगर P नहीं होता तो S स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता, अगर P नहीं होता, लेकिन P भी दे रखा था, तो सन ने एक चीज करवाई, एक चीज करी, और वो चीज क्या थी वो एस में दे रखी है। तो एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एस जो है पी की इंफॉर्मेशन थी। अगर पी नहीं होता तो एस वुड हैव बीन द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपका एस ही होता। तो क्या जिन बच्चों ने गलती करी, जिन्होंने एस को स्टार्टिंग स्टेटमेंट बना दिया, अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, एस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा था कि 2 फरवरी को ऐसा ऐसा हुआ। इसका जनरल स्टेटमेंट ये था, इसका इंट्रोडक्शन ये था कि सन ने कुछ किया है और वो क्या किया है वो एस में दे रखा है। इसका मतलब पी पहले आएगा, एस बाद में आएगा। अब ये जो हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? ये जो इवेंट हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि रेडियो कम्युनिकेशन खराब हो गई। क्यू और आर कैसे बना? पहले इवेल्युएट करोगे, फिर बताओगे उस इवेल्युएशन का रिजल्ट क्या है। तो जांच हो रही है, उस जांच से हमको ये पता लगा। जांच पहले होगी, जांच से क्या पता लगा वो बाद में बताओगे। तो क्यू और आर, तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस वाज पी, एस, टी, क्यू एंड आर। पी और एस बना कि एक स्टेटमेंट दिया, उसकी इंफॉर्मेशन दी। एस और टी बना, एक इवेंट बताया, उस इवेंट की वजह से क्या हुआ। क्यू और आर बना कि जांच हुई, असेस, असेस मींस इवैल्यूएशन हुआ, और उस इवैल्यूएशन से हमको क्या पता चला। सो दिस वॉज द फाइनल अर्ली एस्टिमेशन। अर्ली एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि शुरुआत में जो हमें पता लग रहा है उससे हमें ये बात पता लगे। तो अभी असेसमेंट हो रहा है, जांच हो रही है, तो इस जांच के बाद शुरुआती तौर पे हम ये कह सकते हैं। प्रोडिक्शन नहीं हो रहा है, February 5 कोई प्रोडिक्शन नहीं है कि ऐसा होगा, हमने पता लगाया कि क्या हुआ है। क्या हुआ है वो आप असेसमेंट के बाद ही पता लगा सकते। क्लियर? अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, क्रोनोलॉजी लगा दी होगी। मैम यहाँ पे 2 फेब लिखा था, यहाँ पे 5th फेब लिखा था, तो हमने एस के बाद आर को लगा दिया। बेटा हमेशा याद रखना, क्रोनोलॉजी तब लगती है जब कोई कहानी दे रखी होती है कि मैं उसके घर गया, फिर वो मेरे घर आया, फिर उसके पेरेंट्स मेरे घर आए। तो कोई कहानी दे रखी होती है, कोई स्टोरी दे रखी होती है, बैक टू बैक इवेंट्स दे रखे होते हैं, तब जाके क्रोनोलॉजी लगती है। अदरवाइज हमेशा क्रोनोलॉजी नहीं लगती। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? हार्ड है, इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। इनका लेवल हाई है, लेवल इजी नहीं है। परफेक्शन क्लास में हो तो ये मत सोचना कि इजी लेवल के पैराजम्बल्स देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो कनेक्टर ही नहीं है। पैराजम्बल इजी कब होता है? जब कनेक्टर दे रखा होता है, बट दे रखा होता है, दिस दे रखा होता है, दैट दे रखा होता है, दीज दे रखा होता है, दोज दे रखा होता है, सच दे रखा होता है, हाउएवर दे रखा होता है, तो वो पैराजम्बल इजी होता है। ये पूरा पैराजम्बल एक्सट्रीमली हाई लेवल का था क्योंकि इसमें एक सिंगल कनेक्टर नहीं था। ना ही कोई ही शी इट दे था, ना ही कोई दिस दैट दीज दोस्त था, ना ही कोई बट हाउ एवर मोर ओवर फाइनली, ऐसा कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट करने थे। हिंट के नाम पे कुछ भी नहीं था कनेक्शन में। तो इस तरह के पैराजम्बल्स एक्सट्रीमली हाई लेवल के होते हैं, बट अगर हम ये लेवल कर पा रहे हैं तो वो तो हम आसानी से। चलो, पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट क्या हो गया आपका? क्यू। थर्ड लास्ट को क्या बोलते हैं? थर्ड लास्ट को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट होता है सेकंड लास्ट, और अल्टीमेट होता है लास्ट। तो अल्टीमेट से स्टार्ट होता है, अल्टीमेट लास्ट, पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट, और एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट। फाइनल स्टेटमेंट आर हो गया, सेकंड इज एस। ये तो कर लोगे है ना, सेकंड थर्ड, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला पैराजम्बल करेंगे सभी लोग। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, द प्लान वॉज टू पंप इन, किस चीज का प्लान भाई? प्लान क्या था कि इतना फ्यूल डाल दो और उसको रॉकेट के अंदर रखो बहुत घंटों तक, जैसे कि लास्ट फेज की तरह। द डे बिगैन, शुरू हुआ। लॉन्च टीम, कौन सी लॉन्च टीम, कहाँ की लॉन्च टीम? लॉन्च टीम ने इतने बड़े रॉकेट को फ्यूल किया, इसमें बहुत सारा ये रॉकेट फ्यूल डाल दिया। नासा को एक प्रॉब्लम आई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा था उसके न्यू मून रॉकेट का, एक टेस्ट जिसका मकसद था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स जो हैं मून पे जाके वापस आ सकते हैं क्या। तो इस चीज को वो लोग क्या कर रहे थे, इस चीज को टेस्ट कर रहे थे और उसमें नासा को प्रॉब्लम आई, हो सकता है। द टीम, तो किसकी टीम? तो टीम ने फिर प्रॉब्लम को मैनेज करने की कोशिश करी। उन्होंने मेथड्स यूज किए जो उन्होंने पिछले वाले में सीखे थे 3 साल पहले जो हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही इंजीनियर्स ने डिटेक्ट किया कि बहुत सारा हाइड्रोजन लीक कर रहा था, इसकी वजह से उनको फ्यूलिंग रोकनी पड़ी जब आधा फिल हो गया था, ठीक है। चलो, हाउएवर से स्टार्ट था, ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट कि आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। कोई डाउट किसी को? सबने स्टार्टिंग स्टेटमेंट निकाल लिया आर, क्योंकि आर में बता रहे हैं कि नासा की बात हो रही है और इस रॉकेट का भी नाम दे रखा है। बाकी सब में द टीम, द डे, द प्लान, हाउएवर लिखा हुआ था, तो बाकी तो कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। एक मुझे कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा था सामने सामने। डे शुरू हुआ तो क्यू से कुछ बनाते हैं। डे कैसे शुरू हुआ? बिगैन भी लिखा हुआ था यहाँ पे। तो दिन शुरू हुआ, लॉन्च टीम ने फ्यूल करना स्टार्ट किया इस रॉकेट को, बहुत सारा फ्यूल डाला उन्होंने। चलो, क्यू, क्यू की इंफॉर्मेशन किसमें दे रखी है? बहुत सारा फ्यूल डाला उन्होंने। कितना फ्यूल डाला? इतना फ्यूल डाला। तो उन्होंने फ्यूल डालना शुरू किया। फ्यूल कितना डाला? इतना डालने का प्लान था। क्या क्यूपी सभी को क्लियर है? तो उन्होंने फ्यूल डालना स्टार्ट किया और वो कितना फ्यूल डालना था? इतना फ्यूल डालना था। लेकिन हुआ क्या? फ्यूल डालते डालते बीच में ही उनको पता चला कि फ्यूल लीक होना शुरू हो गया है। जब आधा ही भरा था, उनको क्या पता लगा कि फ्यूल लीक होना शुरू हो गया है। चलो, फ्यूल लीक होना शुरू हुआ है, उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया? टीम भागी भागी आई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गई। क्या सभी को QPTS क्लियर है? तो उन्होंने फ्यूल करना स्टार्ट किया। मकसद था कि वो इतना फ्यूल डालेंगे, लेकिन जब फ्यूल वो डाल रहे थे तो उनको पता चला कि फ्यूल लीक हो रहा है। फ्यूल लीक हो रहा है तो उनको जब पता चला तो टीम भागते हुए आई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? RQPT एंड। कोई परेशानी किसी को? स्नैप का मीनिंग होता है एक प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम की शुरुआत फिर यहां से हुई, पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम आई। चलो एक बार दोबारा समझते। सबसे पहली चीज यहाँ पे द प्लान, तो कौन सा प्लान? द डे तो कौन सा दिन? द टीम तो किसकी टीम? हाउएवर, इन चारों से स्टार्टिंग नहीं हो सकती थी। तो हमको ये बात समझ में आई कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? आर। अगली बात, दिन की शुरुआत होती है, उन्होंने फ्यूल करना स्टार्ट किया। इसमें मुझे हिंट भी मिली, बिगैन। तो बिगैन का मतलब क्या? स्टोरी स्टार्ट हो गई है। अब एक कहानी सुनाई जा रही है। कहानी क्या सुनाई जा रही है? कि इन्होंने फ्यूल करना स्टार्ट किया, मकसद था इतना फ्यूल डालेंगे, लेकिन जब फ्यूल डाल रहे थे तो एक प्रॉब्लम आई कि फ्यूल लीक होने लग गया। फ्यूल लीक होने लग गया तो टीम भागी भागी आई और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गई। तो RQPT एंड। क्लियर सभी को? एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं। RQPTNS, ये एक स्टोरी थी। अगर आप देख रहे होगे तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी कि शुरू हुआ दिन। दिन शुरू कैसे हुआ? फ्यूल डाल के। फ्यूल के बारे में फिर इंफॉर्मेशन दी, फ्यूल कितना डालना था, इसी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, फ्यूल कितना डालना था। फिर बताया कि हाउएवर फ्यूल डाल तो रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम हो गई तो टीम फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई। तो QPTS एक पूरी की पूरी स्टोरी है और आर हमको स्टार्टिंग स्टेटमेंट
स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई हो गया था। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, पी और क्यू का बना लिया। द प्लान ये था, आपने पी और क्यू बनाया मतलब आपने आर के बाद पी लगा दिया। जिस बच्चे ने पी और क्यू बनाया उसने क्या किया, आर के बाद पी लगा दिया। बताओ आर और पी का कोई लिंक है? आर में कोई प्लान की बात हो रही है, कोई फ्यूल डालने की बात हो रही है? अगर आप इसको, आप ना इस चीज को समझा करो, ये ना डेटा है। तो डेटा तब आएगा जब आप उसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके होगे। हमेशा याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक होती है पैराजंबल की, डेटा के बारे में तब बात करोगे जब आप ऑलरेडी उस टॉपिक की बात कर चुके हो। तो इसका मतलब है पी जो है क्यू के बाद आएगा, पी जो है क्यू का डेटा है। इसको ऐसे भी समझ सकते थे, 98 मीटर का रॉकेट डेटा है। तो डेटा की तब बात करोगे जब उस रॉकेट की बात कर चुके होगे। तो इसका मतलब आर पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। तो जब भी डेटा दे रखा होता है किसी भी चीज का, तो उसकी पहले इंफॉर्मेशन दोगे और फिर डेटा लिखोगे। तो पी पहले इंफॉर्मेशन दी, फ्यूल करना था, कितना फ्यूल करना था उसका डेटा पी में दिया। क्लियर सभी को? आगे बढ़े, चलो क्लोजर हमने बना ही लिया, अरेंजमेंट आप कर ही लोगे, थर्ड सेकंड लास्ट कौन सा है। नेक्स्ट पैराजंबल आप सभी की स्क्रीन पे, 3 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। इसमें सेंटेंसेस थोड़े बड़े हैं, थोड़े लंबे हैं, तो मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस पैराजंबल। ठीक है, यू हैव 4 मिनट्स फॉर दिस पैराजंबल।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स एकदम ठीक निकले हैं। 1 2 3 4 एंड 5 दीज लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इन डिस्कशंस के थ्रू पार्टिसिपेंट्स पॉलिसी आइडियाज बनाएंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, ठीक है। इट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता, इसमें इतने सारे सेशंस होंगे। इट स्कोर लिखा हुआ है, कौन सी मीटिंग, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। मीटिंग का मकसद ये है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है दुबई में ओपन हुई, थीम इसकी ये थी, हो सकता है। दीज सेशंस लिखा हुआ है, फिर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हमको ये तो समझ में आया कि आपका जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, एस होगा। कोई परेशानी किसी को? चलो, तो एक समिट मीटिंग हुई दुबई में, इसमें ये सारे के सारे लोग साथ में आ रहे हैं, ठीक है। अब इस मीटिंग की बात करते हैं पहले तो। अच्छा, सबसे पहली चीज, these discussions, through these wide ranging discussions, इन डिस्कशंस के थ्रू, डिस्कशंस की बात कहाँ हो रही है? पहले तो पी का ही पेयर बना लो, चलो बताओ, आराम से बना लोगे। थ्रू दीज डिस्कशंस, डिस्कशंस की बात कहाँ हो रही है? कि इन सेशंस में बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। क्या सभी को टी और पी का पेयर क्लियर है? तो इन सेशंस में बहुत सारे डिस्कशंस होंगे और इन डिस्कशंस के थ्रू ये होगा। चलो, यहां पे है दीज सेशंस, सेशंस की बात कहां हो रही है? इसमें इतने सेशंस होंगे, तो इन सेशन, ये सेशंस इनको कवर करेंगे। क्या सभी को क्यू और टी का पेयर क्लियर था? क्या सभी को क्यू और टी का पेयर क्लियर था? तो क्यू और टी का पेयर था, इतने सेशंस होंगे, तो ये सेशंस क्या करेंगे? ये सेशन डिस्कशंस करेंगे, तो इन डिस्कशन से क्या होगा? तो मेरा क्यू टीपी बन चुका है। अब बस मुझे आर की पोजीशन देखनी है कि आर कहां पर आएगा। आर के पास दो पोजीशंस है, या तो आर यहां आएगा या फिर आर यहां आएगा। अब आर को पढ़ लेते हैं। इसका जो मेन है, ये मेन बात दे रखी है, एट इट स्कोर। तो मेन बात को लास्ट में बताओगे क्या? इसमें यही हिंट थी, एट इट स्कोर। इस मीटिंग का जो मेन है, मीटिंग क्या चाह रही है, मीटिंग का मकसद दे रखा है, एम दे रखा है। क्या मीटिंग का मकसद लास्ट में बताओगे? नहीं, यहां तो नहीं लगा सकते आर को, इसका मतलब आर को यहां लगाना पड़ेगा। What is the final sequence? Final sequence is S, R, Q, T and T. समझ आया सभी को? चल, एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया। यहां दीज लिखा था, यहां पे इट लिखा था, यहां पे भी इट लिखा था, इट्स लिखा था। द समिट तो कौन सी समिट, यहां पे भी दीज लिखा था। तो हमको ये तो समझ में आया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऐसा। अगली बात, सेशंस और दीज सेशंस, तो क्यू और टी का पेयर बना। डिस्कशंस और दीज डिस्कशंस, टी और पी का पेयर बना। तो हमारा पेयर क्या बन गया? क्यू, टी एंड पी। अब बस आर को देखना था, तो हमने आर पढ़ा, कोर लिखा हुआ था, मेन बात लिख रही थी, यहाँ पे मेन चीज लिखी हुई थी। इसका मकसद लिखा हुआ था, इस मीटिंग का मकसद क्या है? तो मकसद और मेन चीज लास्ट में तो नहीं बताएंगे, इसका मतलब क्यूटीपी के बाद तो नहीं लगाएंगे, मतलब स्टार्टिंग में। फाइनल सीक्वेंस वाज एस, आर, क्यू, टी एंड पी। एक बार सीक्वेंस बना लेते हैं, एस, आर, क्यू, टी एंड पी। क्यू और टी का पेयर बना दीज की हेल्प से, दीज सेशंस। टी और पी का पेयर भी बना दीज सेशंस। आर इसलिए लगाया क्योंकि इसमें मकसद दे रखा था, कोर बात दे रखी थी, कोर मीन्स मेन बात दे रखी थी। तो जैसे ही हमने पॉलिसी की बात करी, उसके बाद उसकी मेन बात हमने कर दी। 3 कॉन्सिक्यूटिव मीन्स बैक टू बैक। तो टी क्यू एस तो नहीं है, टीआरपी भी साथ में नहीं है, आरएसटी भी नहीं है, आरटीपी भी नहीं है, एसआरक्यू है। तो आंसर वॉज फिफ्थ। क्या हो गया? फिफ्थ इज पी, थर्ड वॉज क्यू। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? अगले के लिए तैयार? आर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इसलिए नहीं सोचते क्योंकि कोर लिया हुआ है कि इसका मेन पार्ट ये है, तो मेन पार्ट बाकी पार्ट से पहले बताओ, इसलिए आर लास्ट नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट,
3 मिनट शुरू होते हैं आपके फिर से अब। ऑल द बेस्ट। अच्छा, आपको एक हिंट दी जा रही है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट इज क्यू। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यू है। चलिए लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले हमने सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ा। दे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। वो कहाँ रहते हैं? बहुत ही ऐसे फॉरेस्ट में रहते हैं जो इतनी ऊंचाइयों पर है। उगांडा की जो हिस्ट्री है गोरिल्लास के साथ, वो अलग नहीं कर सकते उसके उथल पुथल से। जो गोरिल्लाज हैं वो सेंट्रल अफ्रीका में हैं और इतने सारे हैं। हो सकता है। येट का मतलब होता है फिर भी, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उगांडा का जो इंडिपेंडेंस हुआ 1962 में, इससे इसकी इतनी डिक्टेटरशिप से और इससे, तो पोचिंग, उनको पोच किया जा रहा था, शिकार किया जा रहा था, उनका घर छिन गया, इसकी वजह से वो सिर्फ इसी एरिया में रह गए। डॉक्टर कलेमा जिकुआसा जो हैं उगांडा के सबसे पहले वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियन हैं और अफ्रीका के बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड कंजर्वेशनिस्ट हैं। उन्होंने 30 साल से ज्यादा बिताए हैं इस समय में काम करने में। हो सकता है स्टार्टिंग। एंड लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उगांडा की जो कोशिशें हैं
ठीक करने की, उसमें ये जो है, अच्छा यहाँ पे ग्लैडी के कलेमा जिकुआजा एक बहुत ही डिफाइनिंग फिगर है। ये नहीं हो सकता स्टार्टिंग, क्यों? क्योंकि इनके बारे में टी में बात हो रही है, तो एस जो है टी के बाद आएगा। ये कहाँ के कलेमा जिकुआजा कहाँ के हैं? ग्लैडीज, इनका पूरा नाम ये है, ग्लैडीज कलेमा जिकुआजा। तो ये भी हट गया, एस भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही स्टार्टिंग बचा, दैट वाज क्यू। कोई परेशानी इस चीज में किसी को भी कि क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? चलो अब आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सभी को टी और एस का पेयर क्लियर है? टी और एस के पेयर में किसी को कोई डाउट? ग्लैडी कलेमा जिक्वासा जो है वो एक बहुत ही डिफाइनिंग फिगर है, और उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने इतना टाइम काम किया है। टी और एस के पेयर में कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो है कहाँ रहते हैं? बहुत ही वॉल्केनिक बैम्बू माउंटेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये जो गोरेलाज हैं ये भिवंडी और विरुंगा पार्क में रहते हैं, और इसमें भी ये कहाँ रहते हैं? ये वाले फॉरेस्ट में रहते हैं। इसमें भी ये कहाँ रहते हैं? ये वाले, और एक सेकेंड, गोरिल्लास की बात तो यहाँ पे भी हो रही है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है। गोरिल्लास इन एरियाज में चले गए हैं। अभी ये नहीं क्लियर हुआ कि क्यू के बाद पी आएगा या क्यू के बाद आर आएगा, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। उगांडा की जो हिस्ट्री है माउंटेन गोरिल्लास से, वो इनसेपरेबल है, उसको अलग नहीं कर सकते उसके पॉलिटिकल टर्मोइल से। माउंटेन गोरिल्लास जो हैं रेस्ट्रिक्टेड हैं सेंट्रल अफ्रीका में, और लगभग 1000 है। आर को पढ़ते हैं। फिर भी उगांडा का जो इंडिपेंडेंस हुआ 1962 में, इससे इससे और इससे, तो पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से सिर्फ इन एरियाज में चले गए। ओके, अब हमको यहाँ पे एक हिंट की जरूरत है, और वो हिंट हमें दी है येट में। येट का मतलब क्या होता है? फिर भी। येट क्या करता है? दो ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी हिंट मिली हमको। येट एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है, और ये किसको कनेक्ट करता है? दो ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है। तो मुझे बताओ आर से पहले क्या आएगा? आर के ऑपोजिट कौन सी बात है? नहीं, इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आर से पहले बताओ क्या आएगा? इनकी पोचिंग हो रही है, इनका घर इनसे छीना जा रहा है। ये सिर्फ अब इसी एरिया में रह गए। इससे पहले क्या आना चाहिए? ये इतने ज्यादा गहरे फॉरेस्ट में रहते हैं, इतनी ऊंचाइयों पे रहते हैं, फिर भी इनको इनकी पोचिंग हो रही है, फिर भी इनका घर इनसे छीना जा रहा है। क्या सभी को क्लियर है कि पी और आर दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के? इन्हीं दोनों को आप येट से कनेक्ट कर सकते हो। क्यू और आर तो ऑपोजिट है ही नहीं एक दूसरे के। क्यू और आर तो ऑपोजिट है ही नहीं एक दूसरे के। इसमें तो ये दे रखा है कि इतने इंडिविजुअल्स हैं, इसमें दे रखा है पोचिंग हो रही है। इतने इंडिविजुअल्स हैं, पोचिंग हो रही है, ये दोनों तो ऑपोजिट है ही नहीं। ऑपोजिट कौन है? पी और आर। की इतने घने जंगलों में रहते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर रहते हैं, फिर भी इनकी पोचिंग हो रही है, फिर भी इनको मारा जा रहा है, फिर भी इनका घर इनसे छीना जा रहा है। तो क्या सभी को क्लियर है कि पी और आर ऑपोजिट है? और ये हमको हिंट कैसे मिलेगी पी और आर ऑपोजिट है? हमें हेल्प मिली येट से। अब मेरे दो कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, मेरा पी और आर बन गया, टी और एस बन गया। अब बस मुझे ये चेक करना है कि पी और आर पहले आएगा या टी और एस पहले आएगा। तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एंड लिखा हुआ था, मतलब दो को कनेक्ट करता है, बीच में एंड लिखते हैं। दो को जो चीज कनेक्ट करती है, बीच में एंड लिखते हैं, मतलब पहले पी और आर आएगा, फिर टी और एस। पोचिंग का मतलब होता है आप गोरिल्लास को मार रहे हो उनकी स्किन के लिए, उनकी किसी रिसोर्स के लिए, उसको बोलते हैं पोचिंग। तो इसका मतलब क्यू पी आर टी एंड एस। समझ आया? एक बार दोबारा समझे? चलो, हाँ ये टफ था, डेफिनेटली टफ था। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ दे लिखा था, यहाँ पे येट लिखा था,
यहाँ पे डॉक्टर कलेमा जिकुआजा और एक डॉक्टर कलेमा जिकुआजा ग्लैडीज कलेमा जिकुसोका है, और आर्टिकल भी लिखा हुआ था। ये एक डिफाइनिंग फिगर है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मतलब एस भी पहले नहीं आ सकता, और यहाँ पे एंड लिखा था, मतलब टी भी पहले नहीं आ सकता। तो क्या ये सभी को क्लियर था कि क्यू ही स्टार्टिंग होगा और कोई स्टार्टिंग नहीं हो सकता? चलो, अब टी और एस ये दोनों कनेक्टेड थे, तो हमने बोला कि ये एक इंपॉर्टेंट इंसान है। और ये इंपॉर्टेंट इंसान क्यों है? क्योंकि उन्होंने 30 साल से ज्यादा बिता दिए। यहाँ पे अ आर्टिकल भी लिखा था। जब भी आप किसी के इंट्रोडक्शन में अ आर्टिकल लगाते हो, उसको हमेशा पहले लिखते हो। दूसरी बात थी, ये उनका पूरा नाम भी लिखा था, ग्लैडीज कलेमा जिकुसोका, और यहाँ पे सिर्फ कलेमा जिकुसोका लिखा था, यहाँ पे फुल लिखा था। तो हमको इतना तो समझ में आया कि टी पहले आएगा, एस बाद में आएगा। टी एस में कोई दिक्कत? चलो, अगली बात, हमें यहाँ पे एक हिंट दे रखी थी, यहाँ पे येट लिखा हुआ था। येट का मतलब होता है फिर भी इंडिपेंडेंस हुआ, इससे पोचिंग और हैबिटेट लॉस इतना हो रहा है कि जिसकी वजह से जो गोरिल्लाज हैं वो सिर्फ इस एरिया में रह गए हैं। ये जो गोरिल्लाज है जो इस एरिया में है, वो बिल्कुल ब्रिंक पे आ गए हैं, बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। तो ये किस चीज का ऑपोजिट है? ये ऑपोजिट है पी का, कि ये कहाँ रहते हैं। अच्छा, इसमें एक हिंट और थी। चलो, आपको अगर ऐसे नहीं समझना था कि ये पी का ऑपोजिट है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ये उनकी लोकेशन बताई जा रही है। तो जब भी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी का, कि वो क्या है, वो कहाँ है, वो चीज कब हुई, इसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी एक हिंट थी कि क्यू के बाद आपको पी ही बताना पड़ेगा, क्योंकि पी में इनकी लोकेशन बताई गई है कि ये कहाँ रहते हैं। तो लगभग 1000 इंडिविजुअल्स हैं, ये यहां रहते हैं, फिर भी इन सब के एंड के बाद ये एकदम खत्म होने वाले। तो लोकेशन को हम हमेशा पहले बताते हैं आगे की बात करने से पहले। तो ये भी एक हिंट थी कि पी पहले आएगा आर से, और फिर टी और एस। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस इज क्यू पी आर टी एंड। कितने लोगों को समझ में आया? क्यू पी आर टी एन एस, फर्स्ट लास्ट हो गया क्यू एन एस। कॉम्बिनेशन बनाना था टी और एस, तो हमने फुल नेम शॉर्ट नेम से कर दिया। क्यू और पी, क्यू हमको पता ही चल गया था स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, और कोई स्टार्टिंग हो नहीं सकता था। पी में लोकेशन बताई गई थी, और टी और आर हमने येट की हेल्प से दी। तो बहुत सारी हिंट्स थी। येट मीन्स फिर भी दिल है हिंदुस्तान। तो जिन लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट है, उनको फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया हो। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपके 3 मिनट शुरू होते हैं अब।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स पढ़े। जिस चीज को एक प्रॉब्लम बोलते हैं कंट्री के लिए, क्यूबा के पास सिर्फ 15 से 20 दिन का ऑयल बचा है अभी के डिमांड के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से, डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर के हिसाब से। ठीक है, इट हैज बीन, इट क्या है भाई, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वो और खराब हो गया, एक ऑर्डर साइन किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने बोला कि वो टैक्सेस लगा देंगे पनिशमेंट देने वाले अगर कोई भी कंट्री क्यूबा को ऑयल बेचती है तो। एक ऐसी कंट्री जो इंपोर्ट करती है लगभग 80% अपना फूड। पावर ब्लैकआउट्स, पावर चली जाना बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक है, बहुत ही तबाही मचा देंगे, क्योंकि वो रेफ्रिजरेशन को खराब कर देंगे जो बहुत ही जरूरी होता है ऐसे सामान को प्रिजर्व करने के लिए, ऐसे सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए जो खराब हो जाता है। किस कंट्री की बात हो रही है नहीं समझ आ रहा, और पावर ब्लैकआउट्स क्यों हो रहे हैं, पावर क्यों जा रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। द अटैक, तो कौन सा अटैक? अटैक कब हुआ? एक नेवल ब्लॉकेड, एक समुद्र के रास्ते में रोक दिया गया। यूएस ने जो शिप ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वेनेजुएला से कंट्रीज को, उनको रोक दिया। द क्राइसिस, तो कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम शुरू हुई, यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस हुए वेनेजुएला में जिन्होंने किडनैप कर लिया प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो। तो ये बात तुमको समझ में आई कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट पी होगा। कोई परेशानी किसी को इस चीज में कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट पी होगा? क्यूबा के पास सिर्फ 15 से 20 दिन का ही ऑयल बचा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक क्या है? पूरा का पूरा टॉपिक यही है कि क्यूबा के पास सिर्फ 15 से 20 दिन का ही ऑयल बचा हुआ है। चलो, अब ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? ट्रिगर्ड का मीनिंग है शुरू होना। ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? ये प्रॉब्लम शुरू हुई अ क्राइसिस, ए या एन क्राइसिस और द क्राइसिस। जब भी किसी चीज का के पास साथ अ आर्टिकल लगाओ और उस चीज के साथ द आर्टिकल लगाओ तो अ आर्टिकल वाला हमेशा पहले आएगा और द आर्टिकल वाला हमेशा बाद आएगा। तो एक प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, वो प्रॉब्लम शुरू ऐसे हुई। क्या सभी को पी और टी का पेयर क्लियर है? कोई भी परेशानी किसी को भी पी और टी के पेयर में? तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशंस किए वेनेजुएला में जिन्होंने किडनैप किया प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को। ठीक है, अब यूएस ने क्या किया? तो यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशंस किए। मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? अटैक। चल, मिलिट्री ऑपरेशन करने का मतलब क्या है? अटैक कर देना। बताओ टी के बाद क्या आएगा? मिलिट्री ऑपरेशंस किए, ये इसके बाद क्या हुआ? द अटैक फॉलोड। अटैक किसके बाद हुआ? अटैक हुआ एक नेवल ब्लॉकेड, मतलब समुद्र से के रास्ते में रुकावट लगा दी। यूएस इलीगली रोक रहा था उन शिप्स को जो वेनेजुएला से ऑयल भेज रहे थे बाकी कंट्रीज को। क्या सभी को टी और एस का पेयर क्लियर है? तो मिलिट्री ऑपरेशंस मतलब अटैक, और फिर उस अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है एस में। चलो, अब यूएस ने और क्या किया? ये प्रॉब्लम तो करी ही करी, और क्या किया यूएस ने? अभी हम यूएस की ही बात कर रहे हैं कि यूएस ने ये किया, यूएस ने ये किया, यूएस ने ये किया, और क्या किया यूएस ने? यूएस ने एक ऑर्डर और साइन कर दिया कि कोई भी कंट्री अगर क्यूबा को ऑयल देगी तो उसके ऊपर और टैक्स लगाया जाएगा। क्या टीएसक्यू क्लियर है? तो आर के पास सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, दैट इज ये सब जो भी हुआ है ये तबाही मचा दे। चलो एक बार दोबारा समझते हैं। आई कैन सी बहुत सारे बच्चों का ये वाला सही निकला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 आउट ऑफ 5 मैम, 5 आउट ऑफ 5, वेरी नाइस। चलो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आ रही थी? यहाँ पे इट लिखा था, यहाँ पे द अटैक, तो कौन सा अटैक? यहाँ पे द प्रॉब्लम, तो कौन सी प्रॉब्लम? कंफ्यूजन दो में था कि पी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट कर रहे हैं या आर को स्टार्टिंग स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो हमने जब आर को पढ़ा ना तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही है।
एक ऐसी कंट्री जो इंपोर्ट करती है इतना फूड, पावर ब्लैकआउट, तबाही मचा देंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ये एक तरीके से रिजल्ट था किसी चीज का। अगर आप आर को देखोगे रिजल्ट था, और पी जो थी वो प्रॉब्लम थी। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना हो कि मैं पी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट बनाऊं या आर को स्टार्टिंग स्टेटमेंट बनाऊं, तो बताओ किसको स्टार्टिंग स्टेटमेंट बनाया जाएगा, पी को या आर को? पी में प्रॉब्लम थी कि सिर्फ इतना ही ऑयल बचा है, आर में उसका रिजल्ट था ऑयल खराब खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो रेफ्रिजरेशन खराब हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन खराब हो जाएगा तो सामान सड़ जाएगा। तो क्या सभी को क्लियर है कि आप प्रॉब्लम को इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बनाओगे, ना कि रिजल्ट को? चलो, अब ये प्रॉब्लम हुई, अ क्राइसिस या एन क्राइसिस, ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ? ट्रिगर का मतलब है स्टार्टेड। ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? तो शुरुआत तो पहले बताएंगे। दूसरी हिंट ये भी थी, यहाँ पे एन लिखा हुआ था, एन क्राइसिस, यहाँ पे द क्राइसिस लिखा हुआ था, तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि पी के बाद टी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ था मिलिट्री ऑपरेशंस। मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब होता है अटैक, तो मिलिट्री ऑपरेशंस किए और ये अटैक किसके बाद किए, इसका मतलब टी और एस का कॉम्बिनेशन था। अब यूएस ने ये किया, यूएस ने ये किया, एक और चीज करी यूएस ने, एग्जैसर्बेट का मतलब क्या है, और खराब हो गया। तो यूएस ने ये किया, यूएस ने ये किया, एक और चीज करी, तो यूएस यूएस ने क्या किया, वो सारी बातें कर रहे थे, तो पहले क्यू आया, और फिर इस सब का लास्ट में आर रिजल्ट बताया। तो आर क्या था, ये सब कुछ जो हुआ है उसका रिजल्ट क्या है, कि क्यूबा के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, पी टी एस क्यू एंड आर। इसको कैसे बनाया हमने, मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब होता है अटैक। इसको कैसे बनाया हमने, एन क्राइसिस और द क्राइसिस आर्टिकल की हेल्प से। ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यूएस का एक और एक्शन बताया गया था, और आर इस पूरे का रिजल्ट। अगर आप एडिटोरियल रेगुलरली करते हो तो आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा, तो आपके लिए अरेंजमेंट करना और इजी हो जाएगा। एडिटोरियल रेगुलरली करने से चीजें और आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमें वो चीज ऑलरेडी आती होती है। एक और करें? अभी कैसे, बस अभी नहीं, हर तरह का करवाना है ना मुझे आपको, करंट अफेयर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, हर तरह का पैराजम्बल करेंगे ना एक एक। चलो, अगले 3 मिनट शुरू होते हैं आपके अब। ऑल द बेस्ट एवरी।
चलिए लेट्स डिस्कस। मिस सीतारमन ऑल्सो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि प्लान्स हैं कि 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा बनाएंगे। ठीक है, इस बजट में इट्स किसका एलोकेशन भाई? इसका जो एलोकेशन है वो इतना हो गया है इतने से। ऑल्सो लिखा हुआ है, बजट ने ये भी पिच किया कि फंड्स दिए जाएंगे इस चीज को अपग्रेड करने के लिए। February 1 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बहुत सारी रिसोर्सेज बोली आयुष के लिए, हो सकता है स्टार्टिंग। दीज इंस्टीट्यूट्स नहीं हो सकता, तो इसको मुझे समझ में आया कि एस जो होगा वो आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। अब जब भी मुझे दिस दैट दीज दोस मिलता है, सबसे पहले हम उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था दीज इंस्टीट्यूट्स, तो इंस्टीट्यूट्स की बात किस में हो रही थी? इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही थी आपकी यहाँ पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा। तो हमको एक कॉम्बिनेशन तो समझ में आया, पी और टी का। कोई परेशानी किसी को पी और टी के कॉम्बिनेशन में? चलो, सभी ने बना लिया पी और टी का कॉम्बिनेशन, ओके। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था इट्स, एक इट्स यहाँ भी लिखा हुआ था, इसका भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इट्स टोटल एलोकेशन, किसका एलोकेशन? आयुष स्कीम का। एलोकेशन स्कीम का होता है ना, तो किसका एलोकेशन? आयुष स्कीम का एलोकेशन जो है वो इतने से इतना हो गया। तो एक मुझे कॉम्बिनेशन एस और क्यू का भी समझ में आया। तो एक हमको एस और क्यू का कॉम्बिनेशन समझ में आया है, एक हमको पी और टी का कॉम्बिनेशन समझ में आया है। अब हमको बस ये चेक करना है आर कहाँ आएगा। आर के पास 2 पोजीशन है, या तो आर यहाँ आएगा या फिर आर यहाँ आएगा। चलो आर को आइडेंटिफाई करते हैं, आर कहाँ आएगा। द बजट ऑल्सो पिच्ड, बजट ने फंड्स भी बताए WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के लिए जामनगर में, जिसका मकसद है कि इंडिया को हम स्टैंडर्ड्स किस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। क्यू में ऐसी कोई बात हो रही है क्या कि मैं क्यू के बाद आर लगा दूं? 2026-27 के बजट में टोटल एलोकेशन जो है आयुष का वो इतना कर दिया गया, इतने से और इतने से। ठीक है, एक बार पी और टी भी देख लेते हैं। मिस सीतारमन ने अनाउंस भी किया कि 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाए जाएंगे जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, जैसे कि एम्स काम करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, हाई लेवल रिसर्च करेंगे और टीच करेंगे। बजट ने फंड्स भी पिच करे। सही बात है, फंड्स की बात हमारी क्यू में हो रही है, तो इतने से इतना इसका एलोकेशन हो गया। ये फंड्स इसके लिए भी दिए जाएंगे और ये भी, ठीक है, तो आर यहाँ आएगा। एक तो बजट की भी बात हो रही थी यहाँ पे, ऊपर से फंड्स की भी बात हो रही थी, तो और टी से तो कोई लिंक था नहीं आर का। लिंक इसमें तो इन इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही थी, एम्स की। इसका मतलब क्या, क्यू का आर के साथ होगा, पी का टी के साथ। तो दिस इज द फाइनल सीक्वेंस एस क्यू आर पी एंड टी। कितने लोगों का सही निकला? चलो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 3 4 5, सबसे पहले तो देखो यहाँ ऑल्सो था, यहाँ इट्स था, यहाँ भी ऑल्सो था, यहाँ दीज था, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो सिर्फ ऐसे ही होगा। अगली बात, दीज इंस्टीट्यूट्स लिखा हुआ था, इंस्टीट्यूट्स की बात यहाँ हो रही थी, तो एक कॉम्बिनेशन तो पी और टी का था। अगला, आयुष के लिए रिसोर्सेज बोली और आयुष का जो एलोकेशन है वो इतने से इतना कर दिया। इट्स किसका था? आयुष का था। आयुष स्कीम है, स्कीम का ही एलोकेशन होता है, तो एस और क्यू का पेयर था। अब बस मुझे आर चेक करना था, आर कहाँ आएगा। आर के पास 2 पोजीशन थी, या तो आर यहाँ आएगा या फिर आर यहाँ आएगा। बजट ने ये भी पिच किया कि फंड्स इसमें भी दिए जाएंगे, तो फंड्स की बात तो हम क्यू में कर रहे थे, इसका मतलब आर यहाँ आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस वाज एस क्यू आर पी एंड, कोई परेशानी? फ्लो चार्ट बना लेते हैं, चलो। एस क्यू आर पी एन टी, पी और टी का पेयर बना दीज की हेल्प से, एस और क्यू का पेयर बना इट्स की हेल्प से, क्यू के बाद आर आया क्योंकि बजट लिखा हुआ था, फंड्स की बात हो रही थी, एलोकेशन की बात हो रही थी। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? एक और कर लो, अभी मन सा नहीं भरा, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। चलो नेक्स्ट, 3 मिनट शुरू होते हैं अब। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एक लास्ट कर लो, एक लास्ट।
हाँ जी, चलिए लेट्स सी। बियॉन्ड मनी एंड लाइवलीहुड्स, पैसे और रोजी रोटी के अलावा द प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम भाई? ऑल्सो भी लिखा हुआ है, इसने स्ट्रेंथन की है विमेन की वॉइसेस डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है, इनकम्स बढ़ गई हैं, तो 2 करोड़ विमेन से ज्यादा विमेन लखपति दीदीज बन गई हैं, वो 1 लाख से ज्यादा कमा रही है। दीज दीज लिखा हुआ था, ये जो SHGs हैं, SHG की फुल फॉर्म भी देखेंगे कहीं दे रखी है, तो इनकी बहुत फिनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, बहुत अच्छा खासा विश्वसनीयता है। इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपया लगा मतलब बैंक लोन्स में लिया है, और बैड लोन्स तो बहुत ही कम है, मतलब हर कोई अपना लोन चुका रहा है थ्रू दिस प्रोग्राम। तो कौन सा प्रोग्राम भाई? लगभग 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या फुल फॉर्म भी दे रखी थी, तो हमको ये समझ में आया कि एस कहीं ना कहीं आर से पहले आएगा, जिनको हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क्स में। दीनदयाल अंत्योदय योजना रैशनल की जो पूरी एक स्कीम है, इसने एक पावरफुल बट एक बहुत बड़ा चेंज लाया। बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट टी ही लग रहा है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कितने लोगों का सही निकला स्टार्टिंग स्टेटमेंट? अच्छा, आप लोगों ने स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब पैराजम्बल में 1 नंबर तो आपका पक्का हो ही गया। चल, अब आगे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम की बात करी है, और यहाँ लिखा हुआ था थ्रू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के थ्रू। क्या सभी लोगों को टी और एस का पेयर क्लियर था? तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस एक प्रोग्राम की बात करी, और फिर हमने क्या बोल दिया, थ्रू दिस प्रोग्राम, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगली हेल्प हमको क्या मिली? यहाँ पे लिखा हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और यहाँ पे लिखा हुआ था दीज HSGs, तो हमको समझ में आया एस और आर का भी पेयर होगा। क्या होगा? एस और आर का भी पेयर होगा। अब मेरे पास 2 ही स्टेटमेंट्स बचे हैं, मेरे पास पी बचा है और क्यू बचा है, बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि पी क्यू होगा या फिर क्यू पी होगा। तो आर में देख लेते हैं, आर में क्या लिखा हुआ है? इन सभी को फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी मिली है, इन्होंने इतना ज्यादा बैंक से पैसा लिया है, बैड लोन्स भी बहुत कम है, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं। चलो, क्यूपी में बात हो रही है मनी और लाइवलीहुड के अलावा बियॉन्ड मनी, मतलब इससे पहले पैसे की बात होनी चाहिए। पैसे की बात तो क्यों में हो रही थी, इनकम बढ़ गई है, इतना कमा रही है, तो इसके अलावा ये भी हुआ है, तो ये तो एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया कि पैसे के अलावा और क्या हुआ है, मतलब इससे पहले पहले सारी पैसे की बात हो जानी चाहिए, तो पैसे की बात तो क्यू में हो रही थी, तो क्यू पहले आएगा, पी बाद में। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? आपका फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस बना TSRQ एंड, चलो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, द प्रोग्राम, तो कौन सा प्रोग्राम? दीस HSGs, दिस प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम की बात हो रही थी, हमको समझ में आया टी। तो इस प्रोग्राम से क्या हुआ है, इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, ये लोन्स ले रहे हैं, पैसे की बात हो रही है। इसमें तो डिसीजन मेकिंग दूसरा टॉपिक हो गया, तो पैसे की बात को पहले कंप्लीट कर लो, फिर अगले टॉपिक की बात कर लेना, डिसीजन मेकिंग। तो फाइनल सीक्वेंस बन गया TSRQ एंड P, Q एंड P। तो T और S का प्रोग्राम का बना दिस प्रोग्राम, S और R का बना दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें मनी की बात हो रही थी, तो पहले हमने पैसे की बात कंप्लीट करी, फिर मनी के अलावा बातें करी, बियॉन्ड मनी मीन्स मनी को छोड़ के डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल आ रहा है। तो अगली इंट्रोडक्टरी टर्मिनल मीन्स फर्स्ट और लास्ट, P एंड P। फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? Q। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? समझ आया सभी को? मजा आया आज के सेशन में? तो आज हमने पैराजम्बल्स करे, मेंस लेवल थे, प्रीलिम्स बहुत इजी आता है, प्रीलिम्स में आपको ऐसे डायरेक्ट कनेक्टर्स मिल जाएंगे, बट हमने जो किए हैं वो मेंस के, कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी था, कंफ्यूजिंग भी था, कनेक्टर्स बहुत कम यूज किए हमने। तो अगर आप ये लेवल, आज वाला लेवल समझ पाए हो, बहुत अच्छी बात है। कल मैं आपको मेंस लेवल में एक अगली कैटेगरी करवाने वाली हूँ पैराजम्बल्स की, जहां पे आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब पैराजम्बल्स के अलावा और भी टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे पैराजम्बल्स के अंदर, तो वो वाले तरह के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करने वाले हैं। एंड बस क्लासेस को रेगुलरली करते रहो। आई कैन अश्योर यू, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, इंश्योर भी कर सकती हूँ कि आपको पेपर डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको पेपर इतना इजी लगेगा कि आपके पास टाइम बच जाएगा बाद में, अब क्या करूं खाली बैठा हूं। बस उसके लिए व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज
कीप अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलर। कितनी भी डिफिकल्ट लगे, बस अपने आप को पुश करते रहो कि एक सिंगल डे ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मेरी क्लास मिस हो। जिस दिन क्लास में ना आओ उस दिन गिल्टी फील होना चाहिए, यार आज मैंने कुछ गड़बड़ करी है, आज मैंने कुछ गलत किया है। दिमाग लगातार आपको चीख चीख के बोले कि तूने गलत किया है। इतना गिल्टी फील करो उस दिन कि अगली बार ऐसा होना कि आपकी क्लास मिस हो। बस एडिटोरियल और परफेक्शन को लगाते चले जाओगे लगातार, कब कब में इंग्लिश आसान बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लाखों बच्चों के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। बस आपको कंसिस्टेंटली क्लासेस लगानी पड़ेगी। तो चाहे पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे एसएससी हो, चाहे क्लैट हो, कोई भी पेपर मुश्किल नहीं लगे। चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। हाँ, अगले सफलता दिवस में हम मिलेंगे, 100% मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंटली क्लासेस कर रहे हो। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। हम मिलने वाले हैं अब कल की क्लासेस में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अटेंडिंग द क्लासेस, कीप मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कीप टॉकिंग गुड टू योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। लाइफ अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 5 सेंटेंस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, teachers, family, and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in, and everything and everyone around me. Thank you God for guiding me throughout my journey. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।